नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। कल सुबह 8 बजे से विधानसभा की 2 सीटों के लिए मतगणना शुरू होगी। कल ही पता चल जाएगा कि उपचुनाव में कुशेश्वर स्थान की जंग किसने जीती और कौन बना तारापुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक। उससे पहले काउंटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज की रात उन उम्मीदवारों के लिए कयामत की रात है जिनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना मंगलवार सुबह 8 बजे से शुरू होगी। नतीजे भी शाम तक आ ही जाएंगे। इसके पहले मतगणना को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कुशेश्वर स्थान के रामनगर में महिला ITI कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ ही सभी जरूरी व्यवस्था की गई है। सेंटर पर कुल 16 टेबल लगाए गए हैं, जिनमें से 2 टेबल पर बैलेट बॉक्स के वोटों की गिनती होगी, जबकि 14 टेबल पर EVM के वोटों की गिनती होगी। मुंगेर की तारापुर सीट के वोटों की गिनती भी कल ही होगी। यहाँ भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कल की जो बात है, कल सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग चालू होना है और इसके लेके व्यापक इंतजाम किए गए हैं। देख सकते हैं कि जो DJ कॉलेज को जो है ट्रिपल लेयर सुरक्षा व्यवस्था में सारे EVM तथा VVPAT को रखा गया है, जो सुबह 8 बजे से निकलना चालू होगा और अनुमान ये है कि 2 बजते ही ये साफ हो जाएगा कि विजेता कल के लिए कौन होगा। तारापुर में मुख्य मुकाबला JDU के उम्मीदवार राजीव कुमार सिंह और RJD के अरुण कुमार शाह के बीच है, जबकि कुशेश्वर स्थान में लड़ाई त्रिकोणीय है। यहाँ मुख्य मुकाबला JDU के अमन हजारी, कांग्रेस के अतिरेक कुमार और RJD के गणेश भारती के बीच है। दोनों जगह की जनता किसके सर सजाती है जीत का ताज और किसे कह देती है सॉरी, इस पर पूरे बिहार की नजर है, क्योंकि उपचुनाव के नतीजे ये संकेत देंगे कि बिहार की राजनीति किस ओर जा सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास और मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कल होने वाली मतगणना से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई तरह के आरोप मढ़े हैं, जिसमें उन्होंने धांधली की आशंका भी जताई। लेकिन तेजस्वी को यह भी सोचना चाहिए कि वो संख्या के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि नीतीश कुमार ने एक बार फिर रिजल्ट से पहले जनता को ही मालिक बताया है। कुछ भी कर ले, जीत हमारी होना तय है, लेकिन फिर भी अगर कोई शिकायत अगर आती है तो हम वहीं बैठे हैं, हमारे एक चीज़ों को देखेंगे। और मुख्यमंत्री जी तो भावनात्मक शोषण करते रहे हैं, उनके चाल और चरित्र को पूरा देश जान गया है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। काउंट तो होने वाला न, कल ही ना होने वाला है, हो जाएगा। तो जो भी रिजल्ट हो, जनता मालिक है। हम लोग तो कुछ बोलते नहीं है, बाकी लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करते, जिसको जो मन में आता है करता है। और ये करना तो काम ही है कमीशन का काम, इलेक्शन कमीशन का तो करता ही ना पूरे तौर पर। भला उसमें कोई हस्तक्षेप है? सब तरह से उन्हीं का अधिकार है, पूरे तौर पर करते हैं, देखते हैं। हम लोगों का तो बीच में कहीं से पूछ नहीं रहता कि पूरे तौर पर हो, ठीक ढंग से काम हो, तो सब तो करते ही रहते हैं। और जो भी कैंडिडेट होता है, जिसको कोई शिकायत या किसी को भी जनता को होती है, अपना शिकायत करते हैं, देखते हैं। लेकिन अब पूरे तौर पर कोई क्या बोलता है हम तो देखने भी नहीं जाते, हम ध्यान भी नहीं देते उन सब चीज़ों को। कोई मतलब है? जो भी होगा, जो हम बार बार कह देते हैं, जनता मालिक है, फैसला जो करेगी, उनको अधिकार है, तो हम लोग इस पर कुछ बोलते हैं। 27 अक्टूबर 2013 यही वो तारीख है जब 7 बम धमाकों से पटना थर्रा उठा था। सीरियल ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। 8 साल बाद गांधी मैदान ब्लास्ट केस के गुनाहगारों को सजा मिली है, जिसमें 4 को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा दी गई है और 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा NIA कोर्ट ने सुनाई है। इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्ला, हैदर अली और नुमान अंसारी, चार को फांसी। 27 अगस्त 2013 यही वो तारीख थी
जब पटना के गांधी मैदान में तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार रैली थी। इस तारीख को आतंकियों ने गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक 7 धमाके किए थे। सिलसिलेवार 7 बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे और तकरीबन 83 लोग घायल हुए थे। ठीक 8 साल 4 दिनों बाद गांधी मैदान ब्लास्ट मामले पर फैसला आया है, जिसमें फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 4 आतंकियों को फांसी, 2 को उम्र कैद की सजा, 2 दोषियों को 10 साल की सजा और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है, जिसमें मोहम्मद मुजीबुल्लाह अंसारी को फांसी की सजा मिली है, नुमान अंसारी को भी फांसी की सजा मिली है, इम्तियाज आलम को भी फांसी की सजा मिली है, हैदर अली को भी फांसी की सजा मिली है, जबकि अजहर कुरैशी और उमर सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा दी गई है। अहमद हुसैन को 10 साल की सजा और फिरोज असलम को 10 साल की सजा दी गई है, जबकि एक गुनहगार इफ्तिखार आलम को 7 साल की सजा कोर्ट ने दी है। इम्तियाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली और नुमान अंसारी, चार को उम्र कैद की सजा किन को दी गई है? इन लोगों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है विभिन्न धाराओं में, फांसी के अलावे, समझिए, और ऐसे भी इम्प्रीजमेंट दिया गया है। उसके अलावे जो इफ्तिकार हैं उनको केवल 7 साल की सजा दी गई है। उमर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन उन लोगों ने दोनों कन्फेस किया था, तो उनके कन्फेशन को कंसीडर करते हुए लाइफ इम्प्रीजमेंट दिया गया है 120B 302 और 121 IPC के अंतर्गत। कोर्ट ने 4 दिन पहले ही 27 अक्टूबर को इस मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। आज गुनहगार को सजा भी तय कर दी गई। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना गांधी मैदान ब्लास्ट मामले के सभी 9 आरोपियों को एनआईए की विशेष कोर्ट ने सजा सुना दी। इस ब्लास्ट का अनुसंधान एनआईए ने काफी बारीकियों के साथ किया था। एनआईए के तत्कालीन टीम के सदस्य आईपीएस अधिकारी विकास वैभव से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस विकास वैभव। विकास वैभव वही अधिकारी हैं जिन्होंने एनआईए में रहते हुए बेहतर अनुसंधान किया, अपनी पूरी टीम के साथ पटना गांधी मैदान ब्लास्ट मामले का अनुसंधान किया, जिसके आधार पर आज एनआईए की विशेष अदालत ने 9 दोषियों में से 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्र कैद, 2 को 10 साल की सजा और 1 को 7 साल की सजा दी है। तो हम बात करते हैं विकास वैभव जी से। विकास वैभव जी, आपने पूरे मामले का अनुसंधान किया, अनुसंधान जो हुआ वो कहाँ से शुरू हुई, कैसे आपने अनुसंधान किया, फॉरेंसिक जांच भी की, क्या कुछ रहा? देखिए, मैं पूरी अनुसंधान की टीम में एक सदस्य था और बहुत अच्छी टीम थी, काफ़ी बड़ी टीम थी। उस समय एनआईए के तत्कालीन आईजी संजीव सिंह जो अब नहीं रहे, उस पूरी टीम को लीड कर रहे थे। हमारे डीआईजी थे अनुराग तनखा, मैं था, साथ में और भी एसपीज थे और पूरी एक लंबी टीम थी जो इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसके कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले तक बोधगया में ब्लास्ट हुए थे, उसका भी मैं आईओ था, उस समय आया था। और लगभग एक जिस तरह से अनुसंधान चल रहा था, लगभग उसके संकेत मिल चुके थे। उस समय एक टेररिस्ट की अरेस्टिंग हुई थी और ब्लैक ब्यूटी नाम से उस समय खोज चल रही थी। इसी बीच में ये हुआ था और लगभग काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी फिर क्लियर होती चली गई। रांची में, रायपुर में रेड्स हुए, पकड़े गए। एविडेंस किसी भी टेररिस्ट केस में इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और इसमें प्रॉपरली सीएम नीतीश कुमार ने मनरेगा से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को बजट, राशि खर्च और कार्यों की प्रगति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम ने जल जीवन हरियाली अभियान के कार्यों की समीक्षा की और साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। और जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 187 लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। चौंकाने वाली बात ये रही कि अधिकतर मामले जमीन से जुड़े हुए थे। जनता दरबार में ज्यादातर वो लोग पहुंचे थे जो सीओ सब के अत्याचार से त्रस्त हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े ज्यादातर मामलों की वजह से सीएम ने विभाग के मंत्री को भी तलब किया और समस्याओं को सुनने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री के पास फरियाद लेकर पहुंचे ये वो लोग हैं जिनकी सुनवाई कहीं नहीं हुई या जिनकी समस्याएं तो सुनी गई लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ। एक फरियादी ने सीएम नीतीश के सामने रोते हुए अपनी आपबीती बताई।
उसने बताया कि गांव के ही भूमाफिया ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और जान से मारने की धमकी देता है। मैं कहते रिक्वेस्ट पैर पकड़ के मुझे धमकी दे रहा है, जान से मार देगा मुझे, हम लोगों को, पूरे परिवार। एक बुजुर्ग शख्स भी सीएम नीतीश के जनता दरबार में पहुंचा। इनकी शिकायत भी जमीन से जुड़ी हुई थी। पड़ोसी ने इनकी जमीन को हड़प लिया है और विरोध करने पर न सिर्फ मारपीट करता है बल्कि बेटे को चाकू मारकर जख्मी भी कर चुका है। हमारा जमीन है, हमारा एक पट्टादार जबरदस्ती हमको मार कर दखल कर दिया है। हमारा लड़का को चाकू मारे। सीएम ने शिकायत सुनने के बाद इनके मामले को राजस्व विभाग को भेज दिया। सीएम नीतीश के जनता दरबार में आज ज्यादातर शिकायतें जमीन से जुड़ी हुई पहुंची, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री को बुलाया और कहा कि आपके यहाँ से बहुत मामला है, जरा सुना कीजिए। अरे आप भी सुना करिए ना। आपके यहाँ आज बहुत ज्यादा केस जाता, सुना करिए। जी जी, गौर से सुनते रहिए, समझ गए, जरूरी है जानना। इस जनता दरबार में जितने अधिक जमीन से जुड़े मामले आए, उसने मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया कि वो मंत्री को तलब करें। अब इन सभी मामलों पर मंत्री की तरफ से क्या कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। वैसे त्योहार का समय होने की वजह से जनता दरबार के बाहर आज लोगों की भीड़ कम देखी गई। आज वैसे लोग कम थे जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए जनता दरबार में पहुंच जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। और बड़ी खबर मोतिहारी से बता दें, जहां एक बार फिर ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। अस्पताल रोड में कचरे के ढेर में एक साथ 2 नवजात का शव शत विशत स्थिति में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कुछ दिन पहले भी बालिका गृह के सामने एक कचरे में एक नवजात का शव मिला था। इस रोड में बड़ी संख्या में नर्सिंग होम और निजी क्लिनिक है। अवैध रूप से प्रसव के बाद बच्चे को मरने और आवारा जानवरों को का निवाला बनने के लिए कचरे के ढेर में फेंक दिया जाता है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता की माने तो आए दिन अस्पताल रोड में ऐसी घटना सामने आती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर बार जांच और कार्रवाई की बात कहकर इतने गंभीर मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। प्रतिदिन यहाँ के आसपास कचरों में आमतौर पर बच्चों का शव प्राप्त हो रहा है, बच्चियों का शव प्राप्त हो रहा है, नवजात बच्चियों का शव प्राप्त हो रहा है, लेकिन अभी तक इतने माहौल होने के बाद, चर्चा होने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग रहा है। ये सबसे बड़ी चीज, इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। जांच करवाएंगे और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट मिलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। कुछ दिन पहले बालगिरी के पास भी ऐसा जो भी ऐसा मालूम होगा उसके संदर्भ में जांच कराई जाएगी और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पटना जिला प्रशासन छठ घाटों को तैयार करने में जुटा है। अधिकारी घाटों का जायजा ले रहे हैं। गंगा का जलस्तर भी अभी बढ़ा हुआ है और घाटों तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने के साथ लाइटिंग लगाने की तैयारी हो रही है। जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में भी छठ मनाने की अपील की है। इसके लिए टैंकर से घरों तक गंगा जल पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। तो पटना के कमिश्नर और आला अधिकारियों ने छठ को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक की। हमारे साथ पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल जी हैं। सर, क्या कुछ आज रहा सर समीक्षा को लेकर? देखिए, अभी हम लोग की पूरी टीम जिला प्रशासन की लगातार छठ घाटों का निरीक्षण कर रही है। गंगा का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा है, अभी भी वर्तमान में भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उम्मीद है कि अगले 2-3 दिनों में ये ठीक स्तर तक आ जाएगा। घर पर छठ है, हम लोग 45 टैंकर्स के माध्यम से गंगा जल हर वार्ड में पहुँचाएंगे। मतलब दिवाली के अगले दिन से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। लोग अपने छतों पर भी अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। तो चाहते हैं कि अधिकांश घाटों पर पूजा हो, लोगों को कम से कम समस्याएं हों, लेकिन कुछ घाटों पर तो अभी अप्रोच में भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे बास घाट से लेकर कलेक्टेड घाट में भी अप्रोच बनाने का काम चल रहा है। वहाँ पानी अभी भी है, लेकिन लगातार कोशिश हो रही है कि वहाँ पर भी हम लोग करवाएं छठ। तो 5 तारीख को अंतिम लिस्ट जारी कर दी जाएगी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर पटना का जिला प्रशासन भी परेशान है और लोगों से आग्रह कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घर में छठ करें। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गांधी घाट की कि अमूमन इस वक्त गंगा का जलस्तर काफी नीचे की ओर रहता है, लेकिन अभी भी गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और इसका जो धार है वो काफी तेज है। तो जाहिर सी बात है, पटना के जिला प्रशासन की पूरी कोशिश है कि लोग सुरक्षित छठ घाट पे आएं, छठ करें और अपने घर पे जाएं। कैमरामैन सोबत के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और 8 नवंबर से छठ महापर्व की शुरुआत होने वाली है। पटना में छठ घाटों की तैयारियों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया था और सीएम एक बार फिर घाट की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कर सकते हैं पर्व त्योहार, और आप जानते ही हैं पटना में भी गांधी ये समूचा गंगा नदी के किनारे जाकर के तो हमने शुरू कर दिया था। हर जगह गांधी घाट से जाकर के सब जगह देख लिए, तो पूरे तौर पर तो हम लोग सतर्क हैं भी। अभी फिर एक दिन जाएंगे कि कितना तरह से हो चुका, अब तो पानी घट रहा है, तो अब फिर देखेंगे भी हम लोग, तो ये सब तो करेंगे ही। दीपों का त्योहार दिवाली को लेकर लोग तैयारियों में जुटे हैं। दिवाली पर रंगोली की परंपरा भी बरसों पुरानी है। समस्तीपुर में भी महिलाएं रंग बिरंगी रंगोली बना रही हैं और दीपावली के मौके पर आमतौर पर लोग अपने घर के दरवाजे के आंगन पर रंग बिरंगी रंगोली बनाते हैं, जिसमें कई तरह के अलग अलग कलाकृति उकेरी जाती है। मिथिला के क्षेत्र में खास तौर पर यह देखने को मिलता है कि जब भी कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस वक्त रंगोली बनाया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। और ये तस्वीर दीपावली के मौके पर जो रंगोली बनाई जा रही है उसकी है, जहां पे ये लड़कियां और महिलाएं अपने खूबसूरत रंगोली से दीपावली के मौके पर माता लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारे दीपावली ही नहीं, अब तो हर पर्व में रंगोली बनाकर हम लोग, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, होली हो, दिवाली हो, छठ हो, हर जगह पे रंगोली का महत्व है। कोई भी आयोजन हो उसमें रंगोली हम लोग बनाते हैं। और मिथिला की परंपरा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ मछली, मोर, पान, शंख, ये सारी चीज़ शुभ माना जाता है। और हम लोग रंगोली बनाते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर आए, हमारे घर की सुंदरता को, हमारे रंगों से जो हम लोग अपनी भावनाओं को उल्लेखित किए हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी खुशी है, उसको हम लोग एक रंग रूप दिए हैं। उसको माता लक्ष्मी देखें, हमारे परिवार पे खुश हों और हम सभी का कल्याण करें। लाले लाले अरहुल के माला बनलऊं, गर्दन लगा लिया माँ, हे माँ। लाले लाले अरहुल के माला बनलऊं, गर्दन लगा लिया माँ। हम सब तधिया पुता हम माया, हम सब तधिया पुता हम माया। आहा नहीं करबई तके करतई दाया। और नीट के नतीजे आ चुके हैं। पटना के दर्श कौस्तुभ ने देश में 50वां स्थान हासिल कर बिहार का नाम रोशन किया है। कौस्तुभ और उनके परिजनों से बातचीत की न्यूज 18 के संवाददाता आनंद अमृतराज ने। नीट का रिजल्ट आ चुका है और बिहार के लड़कों ने एक बार फिर से परचम लहराया है। पूरे देश में टॉप 50 में आने वाले दर्श कौस्तुभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कौस्तुभ, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका रैंक कितना था? 50। आपका बचपन से ही ड्रीम था डॉक्टर बनना, कि आपके पापा और मम्मी डॉक्टर थे, उसके बाद देख के लगा कि ये डॉक्टर बनते? नहीं, बचपन से ही था, पर मुझे क्लास 10 में मैथ्स भी अच्छा लगता था, थोड़ा वहाँ पर उस समय दुविधा था, पर फिर बाद में मैंने बायोलॉजी चूज़ किया, मैथ नहीं चूज़ किया। अच्छा, अब आपका सपना क्या है? मुझे एम्स दिल्ली में जाके अंडर ग्रेजुएट से MBBS करना है, और अभी मैं अपने ब्रांच के बारे में उतना श्योर नहीं हूँ। जो भी ब्रांच अब वहाँ पे मिलेगा मैं ले लूँगा। अच्छा, अमूमन कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो टॉपर होते हैं, वो कई घंटे पढ़ते हैं, तो कौस्तुभ का रूटीन कितना था? कितने घंटे पढ़ाई करते थे, क्या करते थे? जब एग्ज़ाम पास आ रहा था, 2-3 महीने बच गए थे, तो मैं एक दिन में 11 घंटा से ज़्यादा ही पढ़ता था, और वैसे 10 घंटे के आसपास रहता था। इतनी बड़ी खुशी दे दी है, तो हम तो उनका बहुत धन्यवाद कहेंगे। एंड हम यही कहेंगे कि सब बच्चे लोग अब अपनी मेहनत के साथ पढ़ें, है ना। और जब बच्चा अपनी मेहनत से, अपने विवेक से पढ़ता है तो फिर हर मुकाम वो हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए बिहार के लाल लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह को लखीसराय में छात्र संगठनों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और शहीद का अंतिम संस्कार आज बेगूसराय के सिमरिया घाट पर किया गया।
और अपने बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।